लोगों ने जो ट्री के अंदर डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर से कोई के जरिए से कोई चीज ढूंढनी है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च के जरिए से हमारे पास होता क्या है कि डीएफएस के अंदर हमारे पास क्या होता है, तो 3 4 5 और 6 7। चलिए इसके अंदर हम डाल देते हैं 19 डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं 10 और इसमें डाल देते हैं 30 5 12 25 और 35। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, बाइनरी सर्च ट्री है जिसके हर नोड के लेफ्ट साइड पे छोटे नंबर है उस नोड से और राइट साइड पे उसके बड़े नंबर हैं। इसके अंदर हमारे पास अगर हम लोगों ने कहते हैं कि हमने इसको बीएफएस के जरिए से कोई नंबर ढूंढना है, तो वो बाइनरी सर्च ट्री में कैसे ढूंढता है, अगर डीएफएस के जरिए से ढूंढना है, सबसे पहले वो जाएगा इधर इसके लेफ्ट पे, हम देखेंगे कि लेफ्ट पे भी नल नहीं है, राइट पे भी नल नहीं है। फिर दोबारा से लेफ्ट पे जाएगा, हम देखेंगे कि इसके ऊपर नल नहीं है और नल है और राइट पे भी नल है, तो आगे नहीं है जा सकता। तो फिर वो वेरीफाई करेगा कि ये वाला जो नंबर है बेसिकली ये हमारे पास नंबर कौन सा है। अगर हम ढूंढना चाह रहे हैं, सपोज करो 35 ढूंढना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या होगा कि वो कहेगा कि यार ये तो वो नंबर नहीं है। फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाके कहेगा कि इसके लेफ्ट को हमने चेक कर लिया, हाँ चेक कर लिया, इसके राइट को चेक किया नहीं किया, फिर वापस यहाँ पे चला जाएगा, फिर चेक करेगा, हमेशा लेफ्ट को पहले चेक करेगा, इसका लेफ्ट नल है राइट भी नल है, तो ठीक है हम इस नंबर को चेक कर लेते हैं, ये हम कहेंगे कि अभी भी ये नंबर नहीं है, फिर हम ऊपर चले जाएंगे। अब यहाँ पे पहुंच के हम कहेंगे हमने इसका लेफ्ट भी देख लिया, हमने इसका राइट भी देख लिया, अब इस नंबर को देख लेते हैं, हम कहेंगे कि ये नंबर भी नहीं है। फिर हम ऊपर जाएंगे, ऊपर से कहेंगे कि यार इसका मैंने लेफ्ट भी देख लिया है मगर राइट नहीं देखा, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम दोबारा से यहाँ पर जाएंगे, सॉरी यहाँ पे खाली जाएंगे, हम फिर यहाँ पे जाके इसका लेफ्ट देखेंगे कि इसका लेफ्ट क्या है, इसका लेफ्ट जो है हमारे पास 25 है, तो हम फिर इसको चेक करेंगे, वो कहेंगे अभी भी नंबर नहीं है। फिर ऊपर जाएंगे, चेक करेंगे, इसका लेफ्ट देख लिया तो इसका राइट चेक कर लेते हैं, राइट के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास नंबर 35 मिल जाएगा। तो बेसिकली हम सबसे पहले डेप्थ में जाते हैं और डेप्थ में जाने के बाद हम लोग इसको नंबरों को ढूंढते हैं। अब इसके अंदर ये भी हो सकता है कि हम लोग लेफ्ट और राइट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, कुछ वेरिएंट्स ये भी मौजूद हैं कि आप राइट से चेक कर लो, मगर मकसद ये होता है कि हम एंड तक जाके लीफ नोड से जाके चेक करना शुरू करते हैं। मगर बीएफएस के अंदर क्या होता है, बीएफएस के अंदर हमारे पास ये होता है कि हमने कोई नंबर ढूंढना है तो हम सबसे पहले कहते हैं अच्छा 19 पे चेक करो, अच्छा नहीं मिला, अच्छा 10 पे चेक करो और 30 पे चेक करो, नहीं मिला, अच्छा 5 पे चेक करो, 12 पे चेक करो, 25 पे चेक करो और 35 पे चेक करो, तो यहाँ पे हमें जाके मिल गया। ठीक है, तो ये हम लेवल वाइज चेक कर रहे होते हैं। कोई बंदा मुझे ये बात बता सके कि इस कंडीशन में डीएफएस बेहतर चलेगा कि बीएफएस बेहतर चलेगा? अगर हम डीएफएस को लेफ्ट से राइट तक चलाते हैं तो बीएफएस बेहतर चलेगा कि डीएफएस बेहतर चलेगा? मगर इन सारी चीजों के बावजूद जो डीएफएस और बीएफएस और बहुत सारे आगे हमने एल्गोरिथम्स में इस्तेमाल करने हैं एआई के, ये आपके कोर है डीएफएस और बीएफएस, ये कोर है जिसके जरिए से बाकी सारे के सारे एल्गोरिथम बनते हैं, चेस प्लेइंग एल्गोरिथम, ए स्टार एल्गोरिथम, आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले एल्गोरिथम और बहुत सारे और भी एल्गोरिथम्स हैं जो डीएफएस और बीएफएस के ऊपर ही बिल्डअप हुए हैं। तो हम लोगों ने क्या काम करना है कि अब वो लैब की तरफ दोबारा से आते हैं। हम लोगों ने काम पहला तो ये करना है कि एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना है विदाउट यूजिंग एनी लाइब्रेरीज। हम लोगों ने फिर क्या काम करना है, ये पहले वाला जो टास्क है, टास्क नंबर 2 में क्या है, क्रिएट अ फंक्शन टू ऐड एलिमेंट इन अ ट्री इन बाइनरी फॉर्म, कि आपने एक फंक्शन बनाना है जिसके अंदर आप
क्या कहते हैं, एलिमेंट डालेंगे, ट्री के अंदर ऐड आउट कर देंगे। आगे हमारे पास क्या है, क्रिएट अ मेथड फाइंडिंग एलिमेंट यूजिंग डीएफएस और बीएफएस। तो आप लोगों ने क्या काम करना है, डीएफएस के जरिए से आप लोगों ने चीज को फाइंड आउट करना है और बीएफएस के जरिए से फाइंड आउट करना है। एग्जांपल है, अगर हमारे पास 37 उसने डाला है, तो जो मैंने आप लोगों को पेंट के ऊपर ट्री दिखाया था, उसकी टॉप राइट, सॉरी मोस्ट राइट नोड के ऊपर 35 पड़ा हुआ था, यानी कि वो सबसे बड़ा नंबर था। अगर 37 आ रहा है तो जारी बात है कि उस वाली नोड से राइट वाली नोड के ऊपर वो ऐड अप हो जाएगा। ठीक है सर। थर्ड हमारे पास क्या है, क्रिएट अ मेथड टू फाइंड एलिमेंट्स यूजिंग डीएफएस। अच्छा ये सिंपल सा है कि अगर आपने ट्री बना लिया हुआ है, तो ट्री के आप लोगों ने क्या काम करना है कि हर जो करंट नोड है, करंट नोड के लेफ्ट ऑफ लेफ्ट पे जाते जाना है। जब अगर उसका लेफ्ट नोड नल है या फिर लेफ्ट नोड देख लिया है, तो उसके राइट नोड पे चले जाना है, और वरना आपने लेफ्ट नोड पे चले जाना है। और फिर जब रिकर्जन के जरिए से आप ऑटोमेटिकली जब ये दोनों चेक कर लेगा, तो उसको ऊपर आएगा, वो ऊपर वाली नोड के ऊपर आएगा। मगर बीएफएस जरा सा ट्रिकी है, वो मैं आप लोगों को बता नहीं रहा हूँ, मगर आप लोगों ने खुद देखना है, क्योंकि ये बीएफएस आप लोगों ने लॉजिक आप लोगों को पहले ही पता होनी चाहिए, आपने पाइथन इस्तेमाल करके उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा जी, इन ऑर्डर का मतलब होता है कि करंट नोड को चेक करेंगे, पोस्ट ऑर्डर का मतलब होता है कि आप पहले राइट पे जाएंगे और फिर आप करेंगे। तो बेसिकली हम लोगों ने इसी तरीके से हम लोगों ने काम करना है पाइथन के अंदर। इसके अंदर पाइथन के अंदर कैसे बनता है ट्री, हम पाइथन के, अच्छा सी प्लस एस के ना पॉइंटर्स होते थे। पॉइंटर्स क्या करते थे, कोई भी वेरिएबल है उसका एड्रेस अपने पास सेव रख रहे होते थे। मगर सी प्लस एस के अलावा और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, मगर ऑलमोस्ट 90% लैंग्वेजेस के अंदर पॉइंटर्स की असेस नहीं देते, क्योंकि ये इससे मेमोरी लीक्स होते हैं, सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो इसलिए जैसे जावा हो गई, सी शार्प हो गई, पाइथन हो गई, और बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं, वो पॉइंटर्स के आपको डायरेक्ट असेस नहीं देती हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास के असेस देती हैं। क्लास भी तो बेसिकली एक किस्म का एक एक एड्रेस होता है ना, जहाँ पे सारी की सारी चीजें पड़ी होती है, मगर वो जरा सा सिक्योर हो जाता है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, जिसके पॉइंटर्स जैसे होते थे, हम लोगों ने करना है कि पाइथन में क्लासेस बनानी है। अब क्लासेस से क्या मतलब है, क्लासेस से मतलब ये है कि हमारे पास जैसे पाइथन में हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसमें क्लासेस भी होती है, पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है, इनहेरिटेंस भी होती है, और सारे के सारे वो जो बेसिक कोर है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो हमारे पास इसके अंदर होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या चीज है, इस तरीके से हमारे पास क्लास बनती है। इसको हम ऊपर ऊपर से देखें ना, ऊपर ऊपर से बिल्कुल, तो देखो जरा, एक क्लास पर्सन की बनाई हुई है, ये डेफ इनिट, ये आपने लिखना ही लिखना होता। ये चीज क्या है, ये चीज ये है कि आप जैसे सी प्लस एस में आपके पास किसी क्लास का कंस्ट्रक्टर होता था, हाँ बेसिकली वो यही होता था, किसी का इनिशियलाइजर होता था, वो कॉल कौन उसको करता था, कोई कॉल करता था कि खुद ही कॉल होता था। तो जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो कि सारी लैंग्वेजेस में होता है। इससे भी कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका है ये, मगर ये जब आप क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये कॉल होता है, पहली चीज। सेकंड चीज हमारे पास क्या है कि जब सी प्लस एस में कीवर्ड होता था दिस के नाम से, फंक्शन होता था ना सी प्लस एस के ना, वही होता था बेसिकली। अगर आपने एक क्लास बनाई है, ओहो इसके अंदर मैं इसको कर देता हूँ 12 और बी। अगर आपने क्लास बनाई है स्टूडेंट के नाम से, इसके अंदर आप लोगों ने एक स्ट्रिंग रखी है एम नेम की, और इसको आपने एम्प्टी कर दिया। अब आपने एक फंक्शन बनाया है इंसर्ट के नाम से, जिसके अंदर आप लोगों ने क्या काम किया है, एम नेम पास किया है। तब ये क्या है, दो चीजें आ गई हैं। एक एम नेम जो है हमारे पास ये जो क्लास का अपना एक वेरिएबल है, और एक एम नेम आया पैरामीटर से। तो हमने पैरामीटर में जो एम नेम है उसकी वैल्यू हमने डालनी है इसके अंदर।
जब इसके अंदर हम दिस डॉट लिखेंगे तो इसका मतलब है कि क्लास के ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। इसी तरीके से क्योंकि पाइथन के अंदर हमारे पास कोई चीजें मतलब वेरिएबल क्रिएट नहीं होते हैं, तो इसके अंदर जब आप सेल्फ है, अच्छा एक एक तो ये चीज है, ये कंस्ट्रक्टर डेफ आपका जरूरी है, इनिट लिखना जरूरी है, सेल्फ लिखना यहाँ पे जरूरी है। आगे हमने उसने लिखा हुआ है नाम और एज पास किया हुआ है, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है कि जिसमें हम बाय डिफॉल्ट वैल्यूज भी पास आउट कर रहे हैं। इसके अंदर अब ये गौर से देखने वाली चीज है, अगर आपने ये 4 लाइनें ना लिखी, अगर आपने सिंपल नेम इज इक्वल टू नेम करके लिख दिया, तो वो जो क्लास होगी पाइथन की, उसके अपने वो वेरिएबल्स नहीं जनरेट होंगे। सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम और सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज, तो सेल्फ लगाने का जो मकसद है यहाँ पे, जो भी कंस्ट्रक्टर के अंदर आप सेल्फ के साथ वेरिएबल्स लिखते हो और उसको कोई वैल्यू असाइन करते हो, वो वाली जो वेरिएबल्स होते हैं वो प्रोजेक्ट आपकी क्लास के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। इसको देखते हैं कैसे हो रहा है। सबसे पहले तो आपने, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्लास पर्सन बनाई, एक उसका कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें 2 चीजें पास की हैं, नेम एंड एज। और नेम को उसने जो भी पैरामीटर से पास हो रहा था वो एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम था नेम, और उसको नेम के इक्वल कर दिया। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इस क्लास के अंदर एक वेरिएबल जनरेट कर देगा। इसी तरीके से उसका ए सेट की और उसके लेफ्ट को उसने नन कर दिया, उसके राइट को भी नन कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। P1 इज इक्वल टू पर्सन, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम वो कंस्ट्रक्टर बनाते थे, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाते थे C++ के अंदर। सॉइल चीज के फर्क है इसके अंदर कि यहाँ पे न्यू नहीं लगाया हुआ। P1 इज इक्वल टू पर्सन जॉन एंड 36। अब आप ये गौर से देखो, यहाँ पे उसने 2 पैरामीटर पास किए हैं, वहां पे हमारे पास 3 पैरामीटर हैं, तो ये कैसे काम हो रहा है? तो ये ऐसे ही काम होता है। सेल्फ आपने लगाना ही लगाना है कंस्ट्रक्टर के अंदर, और यहाँ पे आपने 2 पैरामीटर लिखने हैं, कभी भी 3 पैरामीटर नहीं लिखने हैं। 2 पैरामीटर लिखोगे वो ऑटोमेटिकली इसको इग्नोर करके इनके अंदर डेटा सेव करेगा। अगला क्या कर रहा है, P1 डॉट लेफ्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके P1 डॉट लेफ्ट में रख दिया है, और एक और ऑब्जेक्ट बनाया है जिसको हमने P1 डॉट राइट में रख दिया है। तो इसका मतलब है कि एक पर्सन है जॉन, उसके लेफ्ट साइड पे उसका एक जो कॉमन समझ आ रही है, उसके एक बच्चे का नाम पड़ा हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है स्मिथ सन ऑफ जॉन, और उसके राइट के अंदर एक फिजा लिखा हुआ है, उसकी बेटी का नाम लिखा हुआ है, उसका लिखा हुआ है डॉटर ऑफ जॉन। तो बेसिकली क्या है कि एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके लेफ्ट साइड के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसके राइट साइड के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या काम कर रहे होते हैं, इस तरीके से हम लोग पाइथन के अंदर ट्रीज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, और बाइनरी सर्च ट्री आपने किस तरीके से बनाना है ये तो मैं बस मैंने बता दी है, मगर बाइनरी सर्च ट्री की आपने कोई 7-8 लेवल्स तक बना देना है, लेकिन उसको आपने किसके जरिए से करना है? रिकर्जन के जरिए से करना है। ठीक है, रिकर्जन के जरिए से करने का क्या मतलब है? रिकर्जन के जरिए से करने का मतलब ये है, यहाँ पे हमारे पास सपोज करो कि वो कहाँ पे गया है, अगर मैं इसी को ले लूं, आपने सिर्फ और सिर्फ करना होगा P1 डॉट एड। अगर सपोज करो यहाँ पे एज और नेम नहीं है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ नंबर है, क्योंकि हम बाइनरी ट्री बना रहे हैं तो हमारे सिंपल सिर्फ नंबर है, और यहाँ पे भी नेम और एज नहीं है, यहाँ पे भी नंबर है। आपने क्या काम करना होगा कि एक ऑब्जेक्ट बना लेना है पर्सन के नाम से, और उसके आपने अंदर कोई नंबर डाल दिया है 36, और इस क्लास का नाम भी हम अगर चेंज कर दें, तो आपने क्या काम करना होगा, P1 डॉट एड 30, बस 34 0 10 20 15 40 22,
तो आप सिर्फ और सिर्फ ये चीजें लिखेंगे। मेन में आपने सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है बनाने के लिए। अंदर आपने रिकर्जन इस्तेमाल करके इनको ऐड करना है बस। मेन में आप यही काम करेंगे। अब ऐड क्या है बेसिकली, ऐड हमारे पास क्या है, ऐड हमारे पास अगर मैं यहां पे करूं सेल्फ फॉर्म और नंबर, एक फंक्शन है जो कि नंबर की क्लास के अंदर पड़ा हुआ है। जब आप उसके अंदर ऐड का पास करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि आपके पास करंट जो नंबर है, अगर तो उससे छोटा है जो मैंने नंबर पास किया है तो एक लेफ्ट में चला जाए, और अगर लेफ्ट का ऑब्जेक्ट अगर नन है तो उसको इनिशियलाइज करके उसमें नंबर डाल दे, और अगर नन नहीं है तो तब तक लेफ्ट पे जाता रहे जब तक कि हमारे पास, या लेफ्ट या राइट पे करके जाता रहे जब तक हमारे पास नन नहीं आ जाता। तो ये वाला काम आप लोगों ने खुद करना है। अच्छा, एक और चीज आसानी के लिए आप लोगों की कि अगर वो उस फॉर्म के अंदर ना जाना कि आप जैसे कहते हैं ना, अगर मैं सपोज करूं 21 अगर हम करते हैं तो वो 25 के लेफ्ट पे चला जाएगा, तो बस ठीक है। तो यही आप लोगों ने काम करना है। इसके ना किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले।